जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा आज 93। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 कवर करेंगे अपनी बुक का, जो कि आईटी से रिलेट करता है। लेकिन उससे पहले कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। पहले चैप्टर घर जाके आपने रीड किया हो टॉपिक इस प्रीवियस लेक्चर में से। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई कंसेप्ट जो समझ में ना आया, सब कुछ समझ आ गया? गुड। जी जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है? भाई थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। अच्छा हाँ जी, ठीक है ठीक। इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर ऑडिट रिपोर्ट हमने साइन कर दी, उसके बाद कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अराइज होती हैं, जैसे कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाए या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट फॉर एग्जांपल, तो हमने ये सीखा है कल कि ऑडिटर उस सिचुएशन में कुछ प्रोसीजर भी परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है वो भी हमने नहीं पढ़ा, वो सब्सिक्वेंट इवेंट में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है और फिर उन प्रोसीजर से रिलेटेड चीज़ें डॉक्यूमेंट भी करता है। ऐसे ही हमने कल पढ़ा। क्वेश्चन इनका ये है कि सर जब ऑडिटर रिपोर्ट दे चुका है और उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके रिपोर्ट दी है, तो उसके बाद अगर कोई मिस स्टेटमेंट सामने आ भी जाए तो वो तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो फिर वो क्यों प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है या क्यों डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है? देखिए, ऑडिटर खुद से कोई मिस स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने का पाबंद नहीं है। हमारा वो सब्सिक्वेंट इवेंट वाला चैप्टर है, उसमें जो दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक है एक्टिव रिव्यू, एक है पैसिव रिव्यू। एक्टिव रिव्यू का मतलब है कि खुद से स्पेसिफिकली भागदौड़ करके कोई मिस स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। और पैसिव रिव्यू का मतलब है खुद कोशिश ना करना, लेकिन अगर कोई मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए तो फिर उसको उसके ऊपर एक्शन लेना। तो जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट से पहले पहले जो उसकी अप्रोच होती है ना ऑडिटर की, वो होती है एक्टिव रिव्यू की। वो खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करके मिस स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करता है। ऑडिट रिपोर्ट के बाद वो कोई एक्टिवली प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि अगर उसे किसी वजह से पता चल जाए, खुद से उसने कोई प्रोसीजर फर्स्ट कीजिए परफॉर्म नहीं किया, किसी वजह से पता चल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसने इशू की हैं वो गलत थी, जैसे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली, लेकिन फिर भी तो चांस है कि कोई मिस स्टेटमेंट हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर वो कोई मिस स्टेटमेंट सामने 95% एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली, रिमेनिंग 5% में मिस स्टेटमेंट थी, वो उसके सामने आ गई बाद में, क्या उसे इग्नोर कर देना चाहिए या शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए? यूजर बन के सोचिए, क्या बता देना चाहिए कि नहीं बता देना चाहिए? बिल्कुल बता देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, हालांकि ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर कोई मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए, ऑडिटर का कसूर इसमें हरगिज नहीं है अगर उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया, नहीं है। लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि स्टिल एक अच्छा ऑडिटर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर आपने आंखें बंद भी नहीं करनी, बल्कि उसको कम्युनिकेट करना है। उस कम्युनिकेशन के लिए फिर आपने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ठीक है। ये अप्रोच है उसकी। यानी वो बाद में मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि उसने ऑडिट ठीक नहीं किया। हो सकता है उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली हो, उसके बावजूद भी मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रह गई हो, लेकिन अगर सामने आए तो उसको इग्नोर भी नहीं करना। ये असूल है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट का सबसे पावरफुल कंसेप्ट है ये, ठीक है। वो कल स्टूडेंट ने पूछा था तो मैंने कहा था क्लास में पूछिएगा ताकि बाकी सारे स्टूडेंट के साथ भी डिस्कस हो। ये बात समझ आ गई आपको? तो हमें बल्कि असूल तो ये है कि मतलब ज़्यादा कंसेप्ट आपका खराब ही ना हो जाए। असूल ये है कि आपको साल के बाद भी पता चला ना कि मैंने जो पिछले साल ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किया था उसमें कोई मिस स्टेटमेंट गड़बड़ है, चाहे साल के बाद भी पता चले, स्टिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कम्युनिकेट करना है वो, ठीक है। तो इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी अगर मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए, पहली चीज इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि लाजमी तौर पे ही ऑडिटर का कसूर है, नहीं।
हो सकता है अटेंडेंस सोर्स ऑब्टेन कर लियो फिर भी मिस स्टेटमेंट रह सकती है। और दूसरा कंसेप्ट क्या हमने सीखा कि ऐसी सिचुएशन में हमने आंखें बंद नहीं करनी बल्कि प्रोसीजर परफॉर्म करके उसको रिपोर्ट और कम्युनिकेट करना है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हाँ उन्होंने कहा कि जी एक जगह पे हमने पढ़ा था कि जो भी एविडेंस ऑब्टेन करना है रिपोर्ट साइन करने से पहले करना है, तो यहाँ पे हम एविडेंस बाद में करें। बिल्कुल यही इसलिए तो मैंने कहा था कि ये एक्सेप्शन है हमारी नॉर्मल कंसेप्ट की। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 हमने पढ़ा था ना कि चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो एक्सेप्शन, इसीलिए तो उसका नाम एक्सेप्शनल पड़ा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, कि वो नॉर्मल रूल से हट के है। ठीक है, और देखें कंसेप्चुअली कन्विंस्ड आपको होना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में भी अगर पता चल जाए बता देना चाहिए। ठीक, जैसे फर्स्ट कीजिए हमारा सेशन खत्म हो रहा है नेक्स्ट वीकेंड में इंशाल्लाह। अब अभी तक तो मैंने जो भी सिलेबस के मुताबिक चीज़ें देख के आपको बता दिया, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, आपको पता है एक्सप्लेनेशन या गाइडेंस आपकी आईकैप की तरफ से आ सकती है कि ये चीज़ भी शामिल है। अगर फर्ज कीजिए कि बाद में लास्ट मंथ में, पास में एक दफा इस तरह हुआ भैया, लास्ट मंथ में आईकैप की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो जाए, कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, हालांकि क्या इसका ये मतलब है कि मैंने पहले सही नहीं पढ़ाया? अच्छा, हो भी सकता है नहीं भी। अगर तो वो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में थी और मैंने नहीं पढ़ाई तो फिर मेरा कसूर है, इसका मतलब मैंने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की। लेकिन बात का ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिचुएशन ही बाद में राइज हुई हो, लास्ट मंथ में राइज। क्या मुझे आपको कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि नहीं, कि मैं ये समझो भी मैंने तो जिस दिन सेशन एंड हुआ है ना उस दिन के मुताबिक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके तो आपको बढ़ा दिया, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। क्या करना चाहिए एज टू प्रोफेशनल? बिल्कुल मुझे यहाँ तो बल्कि आपको आपके लिए कोई स्पेशल क्लास कंडक्ट करवानी चाहिए। अगर नहीं भी करवा सकता कम से कम दर्जे में कम्युनिकेट जरूर कर। पहली कोशिश मेरी क्या होनी चाहिए? तो क्लास कंडक्ट करवाऊं। अगर नहीं करवा सकता तो कम से कम दर्जे में आपको कम्युनिकेट जरूर कर दूं कि ये चीज सिलेबस में है, ये नोट्स है, इसको पढ़ लीजिएगा। यही अप्रोच ऑडिटर की है। क्लियर? इसको ज्यादा एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया क्योंकि ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो सब्सिक्वेंट इवेंट है ना उसमें बेसिक कंसेप्ट है, ये सबसे अहम। तो ये आपको समझ आ रहा है ना कि बाद में भी अगर मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए तो हमने आंखें बंद नहीं करनी। ठीक है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर। और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब जरा इनकी तरफ आते हैं। अच्छा, अगर बाद में ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह सामने एक्सेप्शनल केस में, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना दो पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 वो क्वेश्चन ऑडिट रिपोर्ट के बाद का जब बनाएगा, नंबर 1 रिक्वायरमेंट में कहेगा इसमें बताओ ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन या प्रोसीजर क्या होंगे, और नंबर 2 वो कहेगा बताओ इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या बननी है। दोनों में फर्क है, याद है ना आपको? अगर वो कहे ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, ये डॉक्यूमेंटेशन वाला नहीं है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाला का, शाबाश। और अगर कहे जी इस सिचुएशन में बताओ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। क्लियर? और ये जहन में रखिएगा, एग्जाम में कई क्वेश्चंस में, ये जनरल बात बता रहा हूँ, ये इस टॉपिक से स्पेसिफिक नहीं है, वो जो रिक्वायरमेंट ऐसी बनाता है कई क्वेश्चंस में, एक दो में नहीं कई में, कि जिनको पढ़ के आप क्लियरली नहीं बता सकते ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। याद है, इवेल्युएट द अबव सिनेरियो एंड डिस्कस पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये अल्फाज जब बनाएगा ये 10 तरह के टॉपिक के साथ हैंड पे नीचे फिट कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने ये नहीं समझना कि ये डिफिकल्ट है या मुझे आता नहीं है, बल्कि ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या सोचना है कि अब मैं रिक्वायरमेंट से मुझे नहीं पता चला, रिक्वायरमेंट जनरल बता दी है, लेकिन अब इन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से मुझे पता चलेगा कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, कह रहा है जैसे 230 डॉक्यूमेंटेशन एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक है। लिस्ट द पर्पस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। पर्पस बताइए, सिंपल क्वेश्चन, कितने बताएंगे पर्पस? 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसने रिक्वायरमेंट में नहीं मेंशन किया हुआ। हाँ, मेरा ख्याल है कुछ 6 बता देने चाहिए टू बी ऑन सेफ साइड। ठीक बताया ना? आपने एक पॉइंट को कितने मार्क्स एलोकेट करने हैं? 0.5। बाज़ औक़ात ये हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन सेफर अजम्पशन होती है 0.5 की। प्राइमरी वाले बताएंगे या एडिशनल वाले, या कोई से भी बता, कोई से भी सकते हैं, लेकिन हाँ बेहतर यह है कि पहले आपको पता है हमेशा हम ज्यादा अहम चीज पहले लिखते हैं, कम अहम चीज बाद में। हालांकि एग्जाम में मार्क्स दोनों के एक जैसे ही होंगे, प्राइमरी का ऑब्जेक्टिव लिखें उसका भी 0.5 और सेकेंडरी का लिख दें उसका भी, लेकिन अहमियत किसको देनी है हमेशा हमने? प्राइमरी। रिस्क असेसमेंट में भी ये अप्रोच थी ना,
बाज़ औक़ात रिस्क ज़्यादा होते थे, ठीक है, तो हम कौन से वाले रिस्क मेंशन करते थे? जो ज़्यादा मेजर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, preparation of working paper is an integral part of auditor responsibility. Identify the factors that auditor should consider when determining the form, content and extent of working papers. क्या इसमें वो एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल लिखना है? नहीं, बल्कि वो फैक्टर्स लिखने हैं, वो लिस्ट थी। कितने फैक्टर्स लिखेंगे? 5-6 सारे ही लिखते हैं, छोटी छोटी तो लाइन, आधी लाइन भी नहीं है मेरा लगभग। याद है ना आपको फैक्टर्स? मुझे सिर्फ आखिरी 3 याद है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, नेचर एंड सिग्निफिकेंस एविडेंस ऑफ डेट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। आपको बाकी भी याद है ना? रिस्क एंड कम्प्लेक्सिटी, साइज, ऑडिट मेथोडोलॉजी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये एक क्वेश्चन 3 है, इसको स्टैरिक मार्क कर लें, इसको स्टैरिक मार्क कर लें। आई कैप ने इस तरह का क्वेश्चन वैसे अभी पूछा नहीं, लेकिन पूछ सकता है कि आपको कोई भी किसी ऑडिटर का वर्किंग पेपर दे देगा कि भाई ये ऑडिटर ने प्रिपेयर किया है, इसमें से गलतियां ढूंढो। मिलता जुलता कंसेप्ट टेस्ट किया हुआ है उसने, लेकिन वो किसी दूसरे चैप्टर के साथ। आपको याद होगा हमने केस स्टडी में वो कोई शायद बैंक के प्रोसीजर्स उसने दे दिए थे, और लॉन्ग टर्म लोन उसने प्रोसीजर दिए थे और असर्शंस दिए थे। उसने कहा ये टीम मेंबर ने प्रिपेयर किया, इसमें से गलतियां बताओ। और एक मुझे याद आ रहा है कि फिक्स एसेट्स में भी उसने इसी तरह किया था, प्रोसीजर बता दिए थे उसने, असर्शन बता दी थी, उसने कहा था ये भी बताओ कौन सा प्रोसीजर असर्शन के साथ मिसमैच है, यानी असर्शन कोई और है, प्रोसीजर कोई और मजीद एडिशनल प्रोसीजर क्या है। यानी वो हमें कोई वर्किंग पेपर हमारे सामने रख के उसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करवा रहा है, लेकिन वो नॉर्मली सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले टॉपिक में करवा है। डॉक्यूमेंटेशन में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन में इसका फोकस टेक्निकल प्रोसीजर की तरफ कम और कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज्यादा होगा। इसमें भी वो यही कह रहा है कि मुझे इसमें से गलतियां ढूंढ के दिखाओ, एरर्स वगैरह ढूंढ के दिखाओ। रिक्वायर्ड क्रिटिसाइज द अबव वर्किंग पेपर दैट यू आर रिव्यूइंग, ठीक है, यानी इसमें से एरर्स ढूंढो, लेकिन उसका फोकस टेक्निकल प्रोसीजर पे कम। हालांकि वो भी इसमें डिस्कस हुए हैं कि बैंक में ये रिकंसिलिएशन में ये चीज़ आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, इसको इसके साथ मैच करना चाहिए, लेकिन टेक्निकल प्रोसीजर्स के ऊपर कम, और जो ओवरऑल फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन और कंटेंट्स ऑफ वर्किंग पेपर है इसके ऊपर ज़्यादा है। ये कितने स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया? बहुत कम स्टूडेंट ने किया, कुछ 10%। इसको कीजिएगा, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरह फिर से बता रहा हूं, जो हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी 2-3 क्वेश्चंस हैं ऐसे, जिसमें उसने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आपको पेज दिया और कहा इसमें से मसले मसाइल ढूंढो, फिक्स एसेट्स का दे दिया, लोन का दे दिया, और नॉर्मली वो क्या पूछता है कि बताओ असर्शंस के साथ प्रोसीजर मैच करता है कि नहीं, और अगर कोई प्रोसीजर ऐसा है जो परफॉर्म होना चाहिए लेकिन इस एरिया में नहीं हुआ, वो भी बताओ। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने तैयार रहना है, ठीक है। ये आपको एक्सपेक्टेशन डेवलप करवा रहा हूं कि पॉसिबल है, वरना एग्जाम में जाके इस तरह का क्वेश्चन एकदम आता है ना, हाथ पैर फूल जाते हैं, बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन आपने इस तरह का क्वेश्चन 60% भी अटेम्प्ट कर लिया ना, कंफर्टेबल है, 60% भी अटेम्प्ट कर लिया आपने, ठीक है। तो बहरहाल ये आपने, इसमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आप ढूंढ सकते हैं। क्या है, क्या है? प्रिपेयर्ड बाय और रिव्यूड बाय, ना डेट नहीं लिखी, नाम भी नहीं लिखा, फर्म का नाम लिखा है, फर्म का नाम भी नहीं लिखा, पेज नंबर लिखा है, पेज नंबर भी हर पेज पे होना चाहिए ना। ये बेसिकली वो जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी था, कंटेंट्स कंसेप्ट पढ़ा था, कंटेंट्स जो हर वर्किंग पेपर में होने चाहिए, उस पे बेस कर रहा है। पीरियड एंड भी नहीं लिखा, ये पीरियड एंड लिखा तो हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन, ओ बैंक कंफर्मेशन लिखा, हाँ ये बड़ा एरर था भाई। ये बैंक कंफर्मेशन ऐसी थोड़ी होती है, कंफर्मेशन हमने पढ़ा हो ना फॉर्मेट, वैसे थोड़ी, ये बैंक रिकंसिलिएशन टाइटल ही गलत लिखा है उसने,
और क्या टिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये याद है, ये सिंबल आप पूछ रहे थे कल, स्टूडेंट ने पूछा सिंबल क्या होता है। देखिए उसने सिंबल्स, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये आपको याद है हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के सब्सेंटिव प्रोसीजर में भी पढ़ते थे कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को बैंक स्टेटमेंट कंफर्मेशन लेटर के साथ मैच करना है और बैलेंस एज पर बुक्स को जर्नल लेजर के साथ मैच करना है। यहाँ पे दोनों को, क्योंकि दोनों पे सेम सिंबल है, दोनों पे डिफरेंट सिंबल होना चाहिए था, क्योंकि इसको किसका प्रोसीजर कुछ हो रहा है और इस अमाउंट का प्रोसीजर कुछ हो रहा है। और अब कुछ टेक्निकल डिस्कशन भी हो जाए, टेक्निकली बताइए इसमें क्या गलती है। ये जो बैंक सर्विस चार्जेस हैं यहां पे नहीं आने चाहिए, ये तो कैश बुक में एडजस्ट होने चाहिए यहां पे। और फिर इसके अलावा नोट कलेक्टेड बाय बैंक, ये ट्रांजैक्शन भी बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, कैश बुक में एडजस्ट होनी चाहिए। यानी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कैश बुक में एडजस्टमेंट होनी चाहिए, उससे रिकंसिलिएशन में शुक्र है। प्रैक्टिकली रिकंसिलिएशन में सिर्फ दो आइटम्स आती हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स, बाकी हर चीज की एडजस्टमेंट होती है। जी ये अंदाजा हो गया टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या, डिटेल बाकी आप खुद देख लीजिएगा, मोटे मोटे मैंने एरर्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बड़ा इशू ये है, मैं ये कंफर्ट लेना चाहता हूं आपसे कि क्या इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया जिसमें उसने किसी भी एरिया का कोई वर्किंग पेपर आपके सामने रख दिया, उसमें से एरर्स आइडेंटिफाई, ओमिशंस आइडेंटिफाई करने को कहा, तो आप आइडेंटिफाई कर देंगे। हाँ अभी तक वो टेक्निकल पूछ रहा है, टेक्निकल यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाले, लेकिन अगर वो कंटेंट्स ऑफ वर्किंग पेपर के हवाले से भी पूछ ले तो भी बता सकते हैं। कंटेंट्स आसान है बताना, भाई ये चीज मौजूद होनी चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है। प्रोसीजर में थोड़ा याद करना पड़ता है कि इन्वेंट्री में कौन कौन से प्रोसीजर थे। अच्छा वो वाला आसान है प्रोसीजर वाला, गुड, शाबाश शाबाश। चलिए, लेकिन ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो प्रोसीजर की केस स्टडी जब कोई भी आप अटेम्प्ट करेंगे ना, अपने प्रोसीजर को जैसे सोल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपने जो सिमिलैरिटी का लेवल है वो 100% नहीं रखना, 60-70% रखना है सिर्फ, कि 60-70% प्रोसीजर आपके मैच होंगे और 30% के लगभग प्रोसीजर डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्यों होते हैं प्रोसीजर हर केस स्टडी के अंदर? क्योंकि कुछ प्रोसीजर पक्का होता है कि ये परफॉर्म होने ही होने हैं। इन्वेंट्री में फिजिकल वेरिफिकेशन होनी होनी, वो हर कोई लिखेगा। डेटर्स में कंफर्मेशन होना ही होना है, वो हर कोई लिखेगा। कुछ प्रोसीजर यूनिवर्सल होते हैं, कुछ प्रोसीजर जजमेंट की बेस पे परफॉर्म होते हैं, वो जजमेंट वाले में फर्क आता है वो, लेकिन लगभग कोई 30% के लगभग होते हैं। ठीक है, ये अक्सर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन पूछते हैं और ये समझते हैं कि जो डिफरेंट है ना, इसका मतलब है हमारा गलत है। डिफरेंट गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर तो डिफरेंट है लेकिन उस एरिया से रेलिवेंट है जिसका क्वेश्चन में जिक्र किया था, तो फिर ठीक है। और अगर डिफरेंट है और उस एरिया से ही हटके कोई चीज बता दी, वो प्रोसीजर उसमें परफॉर्म ही नहीं होता। ठीक है भाई, डेटर्स में फिजिकल वेरिफिकेशन आप लिख देंगे तो फिर प्रोसीजर डिफरेंट भी है लेकिन गलत है, वहां पे रेलिवेंट नहीं। जी 3 समझ आ गया आपको? ठीक है, इसको मार्क कर ले। ये क्वेश्चन इन इटसेल्फ अहम नहीं है, लेकिन ये टाइप ऑफ क्वेश्चन अहम है। समझे कि इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये है आई कैप का सबसे, इस चैप्टर में से सबसे अहम। और आप देखिए ज्यादा टेस्टिंग आपको अंदाजा भी हो गया होगा, इसी कंसेप्ट में से हुई है। You are the audit manager at Gava and Company Chartered Accountants. Some trainees in the firm have requested you to clarify the following issues. कौन से? Can the auditor discard? Discard का मतलब क्या होता है? Dispose करना, delete करना। Any document forming part of his opinion after the issuance of auditor's report. अगर ये forming part of opinion ना होता, ये सबसे अहम लफ्ज है, तो फिर मैं कहता हाँ सुपरसीड में कहता कर दो,
सुपरसीडेड वेजेस कर दो। लेकिन फार्मिंग पार्ट ऑफ हिज ओपिनियन क्यों लिखा है उसने? ये बताने के लिए कि ये सुपरसीडेड वेजेस नहीं है, हमारा ओपिनियन पे बेस कर। क्या इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं? और अगर करना है, हाँ जी, रिटेंशन पीरियड के बाद, रिटेंशन पीरियड के बाद। और 2 नंबर है मेरा ख्याल है, रिटेंशन 3 नंबर, रिटेंशन पीरियड भी लिख देना चाहिए कि सिंपल यस नो कर दें? रिटेंशन पीरियड क्या है? ये देखा, वही गलती कर गए। पहले बताना है फर्म के, हाँ जी, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड क्या है? 5 ईयर। फिर वही गलती, पूरा आंसर पहले फर्म वाली बात कर ली, फिर टाइम भी सिर्फ 5 ईयर नहीं, पूरे बात लिखे, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। एग्जाम में पूरा कंसेप्ट लिखना है कि सबसे अहम चीज पूरा कंसेप्ट लिखना है, जो पूछा है वो पूरा लिखना है। बी, द चेंजेस दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग, अब जहां गौर से समझिए चेंजेस, मेरा असल टारगेट ये नहीं है कि आप मुझे वो एग्जाम्पल सुना दे, मेरा असल टारगेट ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के सही जगह पे पहुंच जाते हैं कि नहीं। तो आपने मुझे बताना है ये क्या लिखना है इसमें। चेंजेस दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द फाइल असेंबली प्रोसेस, साइटिंग 3 सच एग्जांपल्स। मुझे बताइए एक्सेप्शनल चेंजेस की बात कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव? क्योंकि फाइल असेंबली पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ही कर सकते हैं। और एग्जांपल्स भी 3 आपको समझ आ गई होगी, टोटल 4। ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बता देंगे कौन कौन सी है, बस ठीक है। फिर सी, द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट बिकम नेसेसरी टू परफॉर्म न्यू प्रोसीजर्स और एड न्यू डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट and the matter that should be documented in such a situation. Exceptional circumstance, किस लफ्ज से पता चला exceptional circumstance? हाँ जी, न्यू जो लिखा हुआ है, न्यू प्रोसीजर आफ्टर रिपोर्ट, न्यू प्रोसीजर आफ्टर रिपोर्ट होते ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में है। डन जी। क्वेश्चन 5, in how many days after the date of auditor's report the auditor is required to complete the assembly of his final audit file? अब आप 60 डेज बोलेंगे और फेल हो जाएंगे, जो सिर्फ 60 डेज बोलेगा। हाँ जी, ये फर्म के अब क्वालिटी कंट्रोल्स पे डिपेंड, पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। और एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड क्या है? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। आर इसमें आर नहीं है, शाबाश बच गए, ठीक है जी, इसमें आर नहीं। क्वेश्चन 6, टेस्ट केस, ये बता दिया तो समझे टॉपिक समझ आ गया आपको। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सलीम लिमिटेड was signed on 30th April 2016। डेट अहम होती है केस स्टडी में, इसको अंडरलाइन किया। आफ्टर इशुएंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट auditor was informed that a major debtor has become bankrupt। major debtor has become bankrupt, इसको अंडरलाइन कर लें। सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया, सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया ना। अब अगर तो वो मेरे से ये पूछेगा ना रिक्वायरमेंट में कि इसके प्रोसीजर्स बताओ, कोर्स ऑफ एक्शन, तो मैं बैंकरप्सी ऑफ डेटर के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लिखूंगा। मैं कम्युनिकेशन वाले प्रोसीजर लिखूंगा कि इसको कम्युनिकेट करो, इसको करो। और अगर उसने रिक्वायरमेंट में लिखा डॉक्यूमेंटेशन बताओ, तो फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर में आ जाऊंगा, फिर मैं सब्सिक्वेंट इवेंट वाले चैप्टर में नहीं जाऊंगा। पक्का? रिक्वायरमेंट में कह रहा है स्पेसिफाई द मैटर्स दैट द ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म या टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, इसको अंडरलाइन करें। इसमें अगर ये लफ्ज चेंज होता था ना, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट के बजाय परफॉर्म का वर्ड बोल देता, सब्सिक्वेंट इवेंट। समझे रिक्वायरमेंट में एक एक लफ्ज से कैसे वो पलटी मारता है। ठीक है, कैजुअल वे में नहीं पढ़ना रिक्वायरमेंट्स को, तसल्ली के साथ एक एक लफ्ज, रिक्वायरमेंट का खास तौर पे एक एक लफ्ज पढ़ना। तो ये
अब कौन से वाला? एक्सेप्शनल केस हो गया और डॉक्यूमेंटेशन वाला है। क्या क्या लिखेंगे? 4 वर्ड, स्पेसिफिक, रीजन फॉर मेकिंग चेंज, प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट इफ एनी। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट का मतलब है कि शायद रिपोर्ट रिवाइज भी हो सकती हो, हिडन कंसेप्ट है इसमें। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट का मतलब यह है कि शायद रिपोर्ट दोबारा भी देनी पड़े। और फिर क्या? हु मेड चेंजेस एंड व्हेन, और हु रिव्यूड द चेंजेस एंड व्हेन। क्लियर जी? ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन के क्वेश्चंस थे। लगे हाथों वॉल्यूम 2 के भी कर लें? कोई नहीं कर लेते हैं, खुला टाइम है आज हमारे पास, बेफिक्र है। 2 एंड चले, ये आप करवाएं, ये मैं नहीं करवाऊंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन 2, इन ए रिसेंट ऑडिट एंगेजमेंट द ऑडिट मैनेजर कंप्लीटेड द फाइनल असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। सब्सिक्वेंटली द, यानी ऑडिट कंप्लीशन हो चुकी है। Subsequently, partner expressed the intention to remove certain review remarks. वो कुछ रिमूव करना चाहता है। तो रिमूव करना तो चेंजेस इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, क्या होता है? एडिशन भी है, डिलीशन भी है, अमेंडमेंट्स भी है, ये सारी चेंजेस में आ जाती हैं। रिक्वायर डिस्कस वेदर द ऑडिट पार्टनर कैन रिमूव हिज रिव्यू रिमार्क्स। ये मैं समझ गया, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बन रही है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं है। अच्छा, चेंजेस ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड है। आफ्टर कैसे पता चला? उसने कहा है कंप्लीट, यहाँ लफ्ज है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड से पता चला फाइल असेंबली पीरियड टाइम हो चुका है, उसके बाद की बात है। देखा, अल्फाज के पीछे कंसेप्ट होते हैं लेकिन हर लफ्ज के पीछे नहीं। ठीक है, क्रिटिकल वर्ड्स, की वर्ड्स जो हमारी कोशिश होती थी पूरे सेशन में अंडरलाइन करते रहे, हाईलाइट करते रहे। इतनी दफा हाईलाइट करके कुछ अंदाजा हो ही जाता है कि ये लफ्ज है। क्वेश्चन 3, ये आपने अपने इसको रीड करें और अपने पेज के ऊपर सिर्फ हेडिंग लिख दे के कंसेप्ट कौन सा है, कंसेप्ट कौन सा है। सिर्फ पेज के एक लाइन की हेडिंग लिख दे, पूरा सॉल्व नहीं करना, डिसीजन देखना है सिर्फ आपका। क्वेश्चन 3, जी लिखा है भाई, बुक पे लिख दे यार मेरा भाई। हमेशा चाहे 2 लफ्ज ही किताब पे लिखे, लिख के कंपेयर किया करें, वरना माइंड में रखेंगे ना आंसर, माइंड आपको बाद में गलत वैल्यूएशन करवाता होता है। जहन में रख के पढ़ के कोई भी चीज़ कंपेयर करेंगे, हमेशा इस नतीजे पे पहुंचेंगे ये जो लिखा है यही मेरे जहन में था, ये जो लिखा है ट्राई करके देख लीजिएगा। माइंड आपको ये फॉल्स कंक्लूजन के ऊपर पहुंचाता है, लेकिन जब लिखा होता है ना फिर कंपेयर करते हैं, फिर गलती सामने आती है। अच्छा, ये बात लिखनी थी मैंने नहीं लिखी हुई, ये बात लिखनी थी मैंने नहीं लिखी हुई। तो हमेशा चाहे 2 लफ्ज ही लिखें, लिख दें जिसे पता चले कंसेप्ट कौन सा है। जी लिखा है, कौन सा, कौन सा? ये एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल कैसे आ गया? सब्सिक्वेंट इवेंट है, हाँ जी, रिपोर्ट के बाद। इसी वजह से तो वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हो रही है। रिवाइज कब होती हैं? वो एक्सेप्शनल केस में रिवाइज होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। सब्सिक्वेंट इवेंट, शाबाश।
तो कितने स्टूडेंट्स पहुंच गए थे कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का केस है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो रास्ते निकलते थे, एक के प्रोसीजर लिखने हैं हमने या के डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट करने हैं। प्रोसीजर होता सब्सिक्वेंट इवेंट वाला और डॉक्यूमेंट वाला चैप्टर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें कैसे पता चला आपको कि कौन सा चैप्टर है? ये सिचुएशन एज इट इज दो चैप्टर में जा सकती है, एज इट इज, एक लफ्ज चेंज किए बगैर। सब्सिक्वेंट इवेंट में भी डॉक्यूमेंट। आपने कैसे डिसाइड किया कि इसको किस तरफ लेके? डॉक्यूमेंट किधर लिखा है डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, डॉक्यूमेंट। अब कंसेप्ट स्ट्रांग हो ना तो फिर इस तरह की आई कैप की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। हमें पहले ही पता चल गया डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है, प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना। लेकिन आई कैप ने भी क्लियरली लिख दिया, हालांकि क्या हमें जरूरत थी इसकी, लेकिन इसने क्लियरली लिख दिया। कभी कभी होता है, ये कोई 10 सालों में 1-2 दफा ऐसे होता है। आई कैप हेल्प कर देता है थोड़ी सी कि भाई प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो इससे भी हमें कंफर्म हो गया प्रोसीजर वाले की तरफ नहीं जाना, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। क्लियर जी? चलिए, ये हो गया हमारा टॉपिक क्लोज। अब है जी हमारा ब्रेक। अभी काम शुरू ही नहीं हुआ तो आप कह रहे ब्रेक। चले, अब आपने कहा है तो कोई बात नहीं, आज कुछ 50-50 ऐसे होता ना, आपने मेरी बात मानी, संडे को आगे मैं भी इंशाल्लाह आपकी बात मानता हूं। तो हाँ जी, नहीं ब्रेक देते हैं। आप 1 मिनट की ब्रेक है, खूब आराम कर लीजिए, रिफ्रेश हो जाए, 0 मीटर हो जाए अगले टॉपिक के लिए। पास कर दीजिए जी। अब हम चलते हैं चैप्टर 13 की तरफ। आज का हमारा टारगेट चैप्टर 13 ही है, आईटी। चैप्टर 13 आईटी है ना, ये सुन लीजिए, ये स्टूडेंट्स के लिए अमूमी तौर पे ट्रिकी चैप्टर साबित होता है। उसकी रीजन ये नहीं कि ये मुश्किल है, ये बहुत ही आसान है। आईटी के हिसाब से किसी आईटी वाले बंदे के सामने चैप्टर रख देना, उसे क्या बताइए आसान, वो कहता है ये इतना आसान, बेसिक एबीसी है ये तो। लेकिन किसी ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने रख दे, वो कहेगा ये तो अजीबोगरीब सी चीजें लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फील्ड से डायरेक्ट रेलिवेंस नहीं है, इनडायरेक्टली आपको पता है कंप्यूटर्स ने हर फील्ड को इफेक्ट किया है। लेकिन बेसिकली हम अकाउंटेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हमें जो मर्जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुश्किल से मुश्किल चीज आपके लिए आसान होगी, लेकिन वो किसी बीकॉम वाले के साथ डिस्कस कर ले, इतनी मुश्किल चीज आसान, हालांकि बहुत आसान भी हो ना आपके लिए, जो आपके लिए बहुत आसान है वो बी कॉमर्स के लिए ऐसा होता है कि नहीं होता? कभी आपने शायद क्या हुआ है, रीजन क्या है? क्योंकि वो उनके स्कोप में शामिल नहीं। तो आईटी हमारे डायरेक्टली ऑडिट प्रोफेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्टली रिलेटेड है, बल्कि इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है अब तो। लेकिन चूंकि डायरेक्टली हमारी फील्ड नहीं है, तो फील्ड से हटके कोई चीज सीखे ना तो वो आसान भी हो उस फील्ड के लोगों के लिए, दूसरी फील्ड के लोगों के लिए इसका प्रॉब्लम ये है सिर्फ, वरना ये चैप्टर इंतहाई आसान है। ठीक, अब हमने क्या करना है, आप इस चैप्टर को, चूंकि ये थोड़ा हटके है, खुद से पढ़ के सीखने की कोशिश करेंगे। पहली अटेम्प्ट में तो कम से कम मेरा ये एक्सपीरियंस है, खुद नहीं सीख पाएंगे। अब आपने इस चैप्टर को तरीके सलीके के साथ जिस तरह उस्ताद करवाए ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, वैसे ही सोचना है, अपनी अकल नहीं लगानी। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल के, तरीकाकार करके, आई कैप की रिक्वायरमेंट को समझ के किस तरीके से टेस्टिंग कर रहा है, केस स्टडी कैसे कर रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, हमने इसे कोशिश करनी है इंतहाई आसान तरीन तरीके से इसको कंप्लीट कर लें। और केस स्टडीज आए ना तो वो इंशाल्लाह चुटकियों में हो। ठीक है, अगर तो उस्ताद की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलेंगे, इसको तैयार करेंगे, ये चैप्टर इंतहाई पता ही नहीं चलेगा, बातों बातों में कंप्लीट हो जाएगा, केस स्टडी सॉल्व करने के काबिल होंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि रटा तो आपको कुछ भी नाना मैं करवाऊं तो इतना कॉन्फिडेंस मुझे आप पे है, रटा पूरे चैप्टर का भी लगा लेंगे, लेकिन वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा, केस स्टडी नहीं हो पाएगी।
और आई कैप ज्यादातर आपको पता है उसका फोकस केस स्टडी के ऊपर है, तो हमने रटा भी लगाना है, केस स्टडी भी। लेकिन पहली चीज आपने इसमें सिर्फ वही अल्फाज याद करने हैं रट्टे के लिए भी जो मैं आपको बोलूंगा। ऑलरेडी अंडरलाइन किए हूं मैं कुछ, शायद अंडर वो सॉरी बोल्ड किया हूं मैं, बोल्ड है हाँ। बाकी मैं साथ साथ चैप्टर रीड करेंगे आपको बता दूंगा। पहला असूल, पूरे के पूरी सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन वर्ड याद करना है, बाकी रीड करके कंसेप्ट बिल्ड करना है। रीड करके कंसेप्ट बिल्ड करना है, 3-4 दफा रीड कर लें ज्यादा से ज्यादा, पूरे काफी है। पहली चीज क्या कि जिस तरीके से उस्ताद करवाएगा उसी तरीके से, ये तो ऐसे हमेशा आप ऐसे ही करते हैं, मतलब खास तौर पे यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ एहतियात की जरूरत है, ये हमारी फील्ड से हटके। इधर दाएं बाएं हो गए ना तो दाएं तरफ खाई है और बाएं तरफ कुआं है, गिरने का खतरा इस चैप्टर में ज्यादा है कि समझ नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे पूरा चैप्टर याद नहीं करना, जब आप याद करने की तरफ जाएंगे ना तो दिमाग बंद हो जाता है, रट्टे की तरफ जाते हैं। आपने इसको कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। याद करने के लिए सिर्फ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड याद करने से आपका इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी तैयार होगा, केस स्टडी भी तैयार होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, स्टार्ट करते हैं इसको। पहली चीज, अच्छा ये आईटी सिस्टम को काट दीजिए, सिस्टम 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 का लफज जो है ना, सिस्टम का लफज ये काट दीजिए, ये काट, ये पहले हमारे सिलेबस में होता था, अब नहीं है, लेकिन वो हेडिंग में आ रहा है। सिस्टम का लफज काट दे, बस ये, ठीक है। तो बना आईटी कंट्रोल्स एंड कैट्स। अच्छा मुझे बताइए, आप एग्री करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने, या खास तौर पे बात करें कंप्यूटर्स की, तो उन्होंने जिंदगी की हर फील्ड को इफेक्ट किया है और चेंज कर दिया? बिल्कुल। तो पहला कंसेप्ट ये कि ऑडिटर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये बाद की बात है। पहले तो जब कंप्यूटर आया ना, तो हमारे जो ऑडिट क्लाइंट्स थे इन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशंस में इसको अडॉप्ट किया। अब कुछ बिजनेसेस में कंप्यूटर, अब आपने आगे जो भी डिस्कशन होगी ना वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, क्योंकि चैप्टर के 2 हिस्से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस, उससे रिलेट करता है। इसको पढ़ते हुए आपने मैनेजमेंट बन के सोचना है। और जो पार्ट बी है ये यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑडिटिंग, ये है कंप्यूटर के कंसेप्ट ऑडिट में कैसे यूज होंगे। इसको पढ़ते हुए आपने ऑडिटर बन के सोचना है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे वो हमने स्टॉक अकाउंट पढ़ा था ना, स्टॉक अकाउंट के ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा कि क्लाइंट ने स्टॉक अकाउंट से, पहले हमने स्टॉक अकाउंट सीखा, ये मूवमेंट बंद होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन आने चाहिए, स्टॉक शीट के ऊपर क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप नोट करें, मैनेजमेंट से रिलेट कर रही हैं कि मैनेजमेंट को ऐसे 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 करना चाहिए। यहाँ पे भी पार्ट ए में हम यही पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट को ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन क्यों पढ़ें? अगर मैनेजमेंट ये काम कर रही है तो इसका मतलब हमारी असेसमेंट होगी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल स्ट्रांग है, वरना वीक। तो इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा किससे रिलेट करता है? मैनेजमेंट से, ठीक है। और दूसरा किससे रिलेट करता है? ऑडिटर से। पहला हिस्सा बात, आप एग्री करते हैं आईटी ने, कंप्यूटर्स ने, अच्छा आईटी में 3 चीजें शामिल होती हैं, ध्यान में रखिएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। डाटा इसकी क्लासिक एग्जांपल है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इंफॉर्मेशन सिस्टम में 3 चीजें होती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, आईटी में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। आपका मोबाइल है ना आपके पास, हार्डवेयर भी है, आपने कुछ ऐप भी हो सकता है उसमें बाय किए हो, कुछ ऐप्स बाय होते हैं, कुछ फ्री वर्जन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, और कुछ डाटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ वगैरह, ये सारे 3 चीजें होती है, ध्यान में रखिएगा। इसमें जब वो डिस्कशन करेगा तो कुछ जगहों पे आके तीनों चीजों के बारे में डिस्कशन होगी। तो आईटी ने इफेक्ट किया क्लाइंट को। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, आईटी सिस्टम ने हमारे हर क्लाइंट को इक्वली इफेक्ट नहीं किया। कुछ क्लाइंट आईटी सिस्टम पे ज्यादा डिपेंडेंट है, कुछ लेस डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ ना किसी दर्जे में कंप्यूटर्स वगैरह हर क्लाइंट हमारा यूज कर रहा है। जैसे बैंकिंग सेक्टर है वो ज्यादा डिपेंडेंट है आईटी सिस्टम के ऊपर। तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल ध्यान में रखेंगे,
वो ज़्यादा बेहतर होगा। वरना आप देखेंगे तो डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इवन वो भी आईटी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, निस्बतन कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो भी यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने बिलिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल जो आपने अपने जहन में रखनी है चैप्टर को पढ़ते हुए, कौन सी रखनी है? डिपार्टमेंट। ये दो एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिए पार्ट ए के आगे के। पहली एग्जांपल, नॉर्मली आईटी सिस्टम इज नॉर्मली यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर और इन बिलिंग सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। कॉमन लाइफ जिसके साथ आप फेमिलियर होंगे उनमें ये एग्जांपल, और भी एग्जांपल है लेकिन टॉपिक समझने के लिए काफी। यहां पे हम आईटी सिस्टम क्लाइंट का क्यों पढ़ें? देखें, क्योंकि हमारी एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, चैप्टर 10 में आपने स्टडी किया होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। आईटी ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, वो कैसे करता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल से। कंसेप्ट ये है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आगे चल के ये एक जगह पे लिखते हैं, अगर आपका क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, तो आईटी सिस्टम चूंकि उसके ऑपरेशंस का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, आपने जहां पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करनी है वहां पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी सिस्टम भी ऑब्टेन करनी है कि क्लाइंट आईटी सिस्टम सही है कि नहीं। क्योंकि अगर अपने ऑपरेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो हमारे लिए सिर्फ ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन काफी नहीं है कि ट्रांजैक्शन सेल्स की परचेज की जेन्युइन है कि नहीं, हमने ये भी देखना है वो ट्रांजैक्शन जब आईटी सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती है वो सही जगह पे जाके सही अमाउंट के साथ प्रोसेस होती है कि नहीं। ये तो नहीं कि बाद का ट्रांजैक्शन हमने इनपुट कर दी वो रेलिवेंट टी अकाउंट में जाए ना किसी और टी अकाउंट में चली जाए, अमाउंट गलत हो जाए। तो अगर क्लाइंट अपने ऑपरेशन में आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, क्या हमें एज ऑडिटर क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हुए उस सिस्टम की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि वो आईटी सिस्टम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल सिस्टम का लाजमी हिस्सा है। क्लियर? ये बिल्कुल ऐसे जैसे अगर इस कॉलेज का ऑडिटर अगर कोई ऑडिट करने के लिए आए, क्या वो सिर्फ फिजिकल क्लासेस के कंट्रोल्स देखेगा कि ऑनलाइन, चूंकि अब कॉलेज में ऑनलाइन सिस्टम भी यूज हो रहा है, यहाँ पे आईटी सिस्टम यूज हो रहा है, कि ऑनलाइन के कंट्रोल्स भी देखेगा? कंट्रोल्स भी देखेगा। ठीक है, इसीलिए चूंकि प्रैक्टिकली ये चैप्टर हमारे सिलेबस में क्यों है, इसका आंसर ये है, प्रैक्टिकली हमारा हर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, कुछ कम और कुछ ज्यादा। तो एज ऑडिटर हमारे लिए जहां पे हमने क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, तो अगर क्लाइंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, आईटी सिस्टम भी उसके इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है, आईटी सिस्टम की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। क्लियर? चलिए, अच्छा मुझे बताइए, कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कुछ फिजिकल कंट्रोल्स हैं कि क्लास में स्टूडेंट आने से पहले एक चेक लगाया जाता है कि रेलिवेंट स्टूडेंट जो है, एनरोल्ड स्टूडेंट है, वही क्लास में इररेलेवेंट पर्सन्स ना आए, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। क्या इस तरह के कंट्रोल्स आईटी सिस्टम में भी होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव बहुत सा डिफरेंट कि भाई एनरोल्ड स्टूडेंट को ही एक्सेस मिले और किसी को ना मिले, फॉर एग्जांपल। तो इसीलिए हमने आईटी कंट्रोल्स भी स्टडी करने हैं। जो पार्ट 1 है वो यही बता रहा है कि आपका कोई भी क्लाइंट हो, किसी भी सेक्टर में हो, जनरली उसके आईटी सिस्टम में क्या क्या कंट्रोल्स होंगे। देखिए, ये 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, तीनों में कंट्रोल्स की बात कर रहा है। इसमें बेसिक आईटी कंट्रोल्स आपको डिस्कस करवाएगा, इसमें जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल है, ये अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन एक चीज में जो मैं चाह रहा हूं जिसके ऊपर आप गौर करें वो ये कि सारे कंसेप्ट्स कंट्रोल से रिलेटेड ही हैं। यानी अगर हमने क्लाइंट का, हमारा आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, हमने एज ऑडिटर ये देखना है कि क्या आईटी सिस्टम के हवाले से कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। कंसेप्चुअली ये हमारा चैप्टर वैसा ही है जैसा वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला चैप्टर 12 था। ये उससे रिलेट, उसकी समझ ले एक कस्टमाइज्ड शक्ल है, स्पेसिफिक शक्ल है कि यहाँ पे भी कंट्रोल्स ही टेस्ट करने हैं, कंट्रोल्स ही अंडरस्टैंड करने हैं, लेकिन कौन से वाले? सेल से रिलेटेड नहीं, परचेज से रिलेटेड नहीं, पेरोल से, आईटी से रिलेटेड। वो फिर चाहे किसी भी एरिया से रिलेट करते हैं। ठीक है, थीम समझ आ रही है? इसमें पार्ट ए में हम क्या सीखेंगे कि हमारे क्लाइंट जो अगर आईटी सिस्टम यूज कर रहा है तो कौन कौन से कंट्रोल्स उसके सिस्टम में होंगे। अब एग्जाम में केस स्टडी आपको देगा और कुछ सिस्टम किसी क्लाइंट के बारे में बताएगा, वो सिस्टम सेल्स वाला नहीं होगा,
सेल्स वाला होगा तो आप चैप्टर 12 में चले जाएंगे, परचेज वाला होगा चैप्टर 12 में चले जाएंगे, पेरोल वाला होगा उधर चले जाएंगे, इन्वेंट्री वाला होगा उसी चैप्टर में, फिर वो कौन से वाला होगा, आईटी सिस्टम से रिलेटेड। तरीकाकार, प्रेजेंट करने का तरीकाकार, एनालाइज करने का तरीकाकार, रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली वैसे ही होगी जैसी चैप्टर 12 की थी। किस में से बताओ क्या वीकनेसेस हैं और रिकमेंडेशन दो क्या होना चाहिए, लेकिन सारी डिस्कशन किसके हवाले से होगी, आईटी सिस्टम के हवाले से। ठीक है जी, तो ये है हमारा पार्ट है। आइए इसको स्टडी करते हैं। लिखा ज्यादा होगा, समझना सिर्फ जो समझने के लिए, केस स्टडी के लिए जरूरी है, मैं आपको बताता रहूंगा। अगर वो चीज समझ आ जाए तो हमने आगे निकलना है। पहली चीज, आईटी कंट्रोल्स की डिफरेंट टाइप्स बता रहा है। एक टाइप है प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल। ये शायद हमने इंटरनल कंट्रोल के डेफिनेशन में ये अल्फाज पढ़े थे, वही है। ये बेसिक कंसेप्ट बेसिकली आईटी के लिए नहीं, नॉर्मल कंट्रोल के लिए भी यूज होता है, लेकिन डिस्कस उसने इस चैप्टर में किया है कि हर कंट्रोल प्रिवेंटिव भी हो सकता है, डिटेक्टिव भी हो सकता है। प्रिवेंटिव कौन से वाले होते हैं, जो कि एरर्स को अकर होने से रोकते हैं। वो क्या इंग्लिश की कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये वो कंट्रोल हैं जो मसला होने ही नहीं देंगे, ये सबसे अच्छे। लेकिन फिर भी आपको पता है दुनिया का कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, तो प्रिवेंट कुछ हो जाएंगे, 50%, 60, 70, 80 हो जाएंगे, कुछ ना कुछ रह भी जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे कौन से आएंगे, डिटेक्टिव। डिटेक्टिव कौन से हैं कि अगर एरर हो गया है उसके बाद आइडेंटिफाई हो जाए, पता चल जाए। ये ना साल साल तक फ्रॉड होता गया और पता ही नहीं चला। अगर हो गया ठीक है, वो भी मसला है, लेकिन पता फौरी तौर पे चला, डिटेक्टिव। और प्रिवेंट कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। अब डिटेक्ट करने के बाद क्या करना है फिर, करेक्ट। यानी समझ ले ये 3 स्टेजेस हैं। स्टेप नंबर 1 प्रिवेंट करना है, स्टेप नंबर 2 डिटेक्ट करना है, स्टेप नंबर 3 करेक्ट करना है। ठीक है जी। डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन भी इसी तरह होता है ना, वो पहले कहता है भाई ये इन चीजों को, बाजार की चीजों को अवॉइड करें, प्रिवेंटिव कंट्रोल, जो सजेशन है प्रिवेंटिव कंट्रोल। फिर कहता है आप हर हफ्ते महीने अपना कोई जनरल टेस्ट करवाते हैं, साल में 6 महीने में एक दफा करवाएं, डिटेक्टिव। और अगर उस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर बाकायदा इलाज करवाएं। जितना जल्दी डिटेक्ट होगा करेक्ट भी उतना जल्दी। तो कंट्रोल्स 3 तरह के, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, 3 तरह के कंट्रोल। बस नेचर समझ आ रही है। इसमें मैंने अब आपको कुछ नहीं पढ़ाना, सिर्फ कुछ एग्जांपल्स। मुझे बताइए अब इसमें एग्जांपल्स जनरल भी हो सकती हैं, आईटी वाली भी हो सकती हैं। आपने फोकस करना है प्रिवेंटिव या डिटेक्टिव के करेक्टिव। अगर हमने गार्ड बिठाया, इन्वेंट्री है और उसको सिक्योर करने के लिए गार्ड, प्रिवेंटिव। अच्छा, और साथ ही साथ जहां पे इन्वेंट्री है वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हुआ, ये कौन सा है, डिटेक्टिव। और ये मैनुअल नहीं, आईटी है। गार्ड प्रिवेंटिव था और साथ में मैनुअल था। ये कौन सा कंट्रोल, सीसीटीवी कैमरा, डिटेक्टिव है और आईटी वाला है। ठीक है। अच्छा, और अब रिकन से हर मंथ एंड के ऊपर फिजिकल स्टॉक की बुक बैलेंस के साथ रिकंसिलिएशन बनती है कि स्टॉक पूरा है कि नहीं। ये डिटेक्टिव ही है, खा गए हमारे। तरतीब से थोड़ा ही पूछूंगा, ये कौन सा है, डिटेक्टिव। क्योंकि अगर कोई मिस एप्रोप्रिएशन हो रही है ना, पता चल जाएगी, ये डिटेक्टिव है। क्लियर। अब आईटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हो जाएं। आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल का पासवर्ड सेट किया है, पासवर्ड क्या है, प्रिवेंटिव। नहीं, पासवर्ड ना बताएं, ये बताएं पासवर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल कौन सा है, प्रिवेंटिव। शाबाश। अच्छा, फिर उसके बाद हर सिस्टम के अंदर एक, जब आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उसका लॉग बन रहा होता है। कुछ लॉग बन रहे होते हैं जो प्रोग्राम स्पेसिफिक होते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपने क्या किया, ब्राउजर पे, वो सिर्फ ब्राउजर पे जाके जो एक्टिविटीज करेंगे ना, उनका लॉग मेंटेन करेंगे कि आपने कौन कौन सी साइट्स वगैरह ओपन। लेकिन हाँ, प्रोग्राम कुछ होते हैं सिस्टम लॉग, कि विंडो आप कंप्यूटर को जब से ऑन किया है तब से लेके जब तक ऑफ नहीं करते,
कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो वर्ड में की हो, एक्सेल, पावर पॉइंट, आपने एक्सप्लोरर पे की हो, कोई भी एक्टिविटी, सबका रिकॉर्ड रख रहा होता है। प्रोग्राम लॉग हो या सिस्टम लॉग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे दोनों में फर्क समझ आ गया ना, एक स्पेसिफिक है और एक पूरे सिस्टम की एक्टिविटी। प्रोग्राम लॉग मेंटेन करना यानी हिस्ट्री मेंटेन करना प्रिवेंटिव है डिटेक्टिव के करेक्टिव? डिटेक्टिव। पता चलता है हमारे सिस्टम को किसने एक्सेस किया। और अगर आपने अपना सारे रिकॉर्ड का बैकअप क्लाउड पे ऑनलाइन अपलोड करके रखा हुआ है, ताकि कभी अगर मोबाइल या लैपटॉप अगर चोरी हो जाए, खराब हो जाए, हार्ड डिस्क खराब, तो आप उसको रिकवर कर सके डाटा, ये कौन प्रिवेंटिव? करेक्टिव है, प्रिवेंटिव नहीं है। अगर आप बैकअप क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो वायरस आने से नहीं रोकेगा, वो रिकवर करने में हेल्प करेगा, वो करेक्टिव है। एंटीवायरस इंस्टॉल किया, एंटीवायरस प्रिवेंटिव है। वैसे कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं मैलवेयर, वो अगर आपका वायरस आ जाए, प्रिवेंटिव जो एंटीवायरस होते हैं वो प्रिवेंटिव रोल भी प्ले कर रहे होते हैं और करेक्टिव भी। अमूमी तौर पे इनको प्रिवेंटिव समझा जाता है, बड़ा मकसद इनका प्रिवेंट करना। चलिए अभी बाकी एग्जांपल तकरीबन सारी हो गई है, बाकी एग्जांपल आपने पढ़ लेनी है। सिंपल इस पूरे टॉपिक में आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। प्रिवेंटिव क्या एरर्स को प्रिवेंट करेंगे, डिटेक्टिव क्या डिटेक्ट करेंगे, करेक्टिव क्या कंसेप्ट क्लियर है? बाकी याद कर लीजिएगा, मेन कंसेप्ट इतना ही रखना है। इससे ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे ना तो बर्डन क्रिएट होता जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद कर लिए पढ़ेंगे ना तो याद आ जाएंगे, एग्जाम्पल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। क्लियर? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल टाइप्स ऑफ कंट्रोल, आईटी जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। ये भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे चल के इन्हीं की डिटेल आप अगर देखें ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3, वो आईटी जनरल कंट्रोल है 2 और एप्लीकेशन कंट्रोल है 3। अच्छा यहां पे देख लें, अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछा तो आई कैप कहेगा बताओ डिटेक्टिव कंट्रोल, इसकी एक दो एग्जांपल दे दो। लेकिन अमूमी तौर पे क्या करता है, थोड़ा ट्रिकी करता है। अगर एग्जाम में आपको ये कंट्रोल्स की एग्जांपल दे के पूछे बताओ ये कौन सा है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव के करेक्टिव, बता देंगे? बिल्कुल ठीक, गुड। आगे चलते हैं। प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, आईटी जनरल कंट्रोल और आईटी एप्लीकेशन। हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट असर्शन लेवल, याद है? रिस्क एट असर्शन लेवल कौन सा होता था? स्पेसिफिक एरिया से रिलेट करता, और रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ओवरऑल। शाबाश। कुछ टर्म्स होती हैं आईटी के लोग वो बोलना पसंद करते हैं, जैसे अकाउंटेंट है ना, वो लफ्ज बाय और परचेज का एक ही मतलब है। बाय का लफ्ज अकाउंटेंट के मुंह से नहीं निकलता, कौन सा लफ्ज निकलता? परचेज, हालांकि मतलब एक ही है। आईटी वाले लोगों का मसला ये, वो jargon ज्यादा यूज करते हैं, टर्म्स टेक्निकल कंप्लेक्स, उनकी आदत होती है। आईटी वाले बंदे के साथ बैठे ना, वो अब एक सेंटेंस भी बोलेगा उसमें एक आधा टेक्निकल वर्ड जरूर आएगा, तो मतलब आसान होता है। आईटी में टर्म थोड़ी डिफरेंट होती है। नॉर्मली हम जिसको वर्ड बोलते हैं ना, एरिया, सेल्स एरिया, परचेज, आईटी की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, सेल्स एप्लीकेशन। सेल्स एरिया नहीं बोलेंगे वो कभी, अकाउंटेंट होगा बोलेगा सेल्स का एरिया है, आईटी वाला बंदा क्या कहेगा? सेल्स एप्लीकेशन, परचेज एप्लीकेशन, पेरोल एप्लीकेशन। ये जो आप एप्स डाउनलोड करते हैं, ऐप मतलब एप्लीकेशन है, और आईटी वालों ने इसको एप्लीकेशन का नाम इसीलिए दिया है। हर ऐप का कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, तो जो ऐप हमारे सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे उसे बोलेंगे सेल्स ऐप, परचेज ऐप। तो जो फर्क याद रखे, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिस्क थे, ये कंट्रोल्स हैं। लेकिन कंसेप्चुअली जो डिफरेंस रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट असर्शन लेवल में था, वही डिफरेंस आईटी जनरल कंट्रोल और आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल में है। आईटी जनरल कंट्रोल्स कौन से है? ऐसे कंट्रोल्स जो आपके ओवरऑल सारे सिस्टम से रिलेट करते हों, सारे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हों। और एप्लीकेशन कंट्रोल कौन से हैं? जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं।
छोटी सी एग्जांपल, वर्ड को मैं यूज करता हूं ना, वर्ड में एक ऑप्शन है ऑटो सेव, कि हर 1 मिनट के बाद जो मेरा काम होगा वो सेव होता रहेगा, ठीक है। बल्कि वो माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट बाय करें तो वो हर सेकंड कंटिन्यूसली अपडेट बैकअप करता रहता है, सेव करता रहता है। सेव कर, क्या ये कंट्रोल है? जनरल कंट्रोल या एप्लीकेशन? क्योंकि स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेट करता है। विंडोज में भी एक कंट्रोल है कि हर 35 डेज के बाद विंडो अपडेट होगी ही होगी। अब मैक्सिमम इसको रोकना चाहे 35 डेज तक रोक सकते हैं। क्या ये भी एक कंट्रोल है कि सिस्टम कंपैटिबल रहे लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ? ये जनरल कंट्रोल है, क्योंकि विंडोज बेसिकली खुद से कोई एप्लीकेशन नहीं है स्पेसिफिक, वो बाकी सारी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती है इफेक्टिव फंक्शनिंग में। तो उससे रिलेटेड जो कंट्रोल्स होंगे वो क्या होंगे? जनरल कंट्रोल। ये मैंने आपको एक ब्रॉड कंसेप्ट दिया है, अभी डिटेल एग्जांपल्स डिस्कस होनी है जनरल कंट्रोल। मेन कंसेप्ट समझ आ गया? तो मुझे ये बताइए, अगर कंसेप्ट समझ आ गया, बाकी उसने जो लिखा हुआ वो अलग बात है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मकसद। जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल में फर्क समझ आया? बताइए, एज ऑडिटर आप किसी जगह जाएंगे तो पहले जनरल कंट्रोल क्लाइंट के टेस्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एप्लीकेशन? जनरल कंट्रोल। अगर तो जनरल कंट्रोल स्ट्रांग हुए तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कंट्रोल को टेस्ट करेंगे कि वो स्ट्रांग है कि वीक है। और अगर जनरल कंट्रोल वीक हुए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टैंडर्ड ये कहते हैं अगर पहले आईटी जनरल कंट्रोल को टेस्ट करना है, फिर कहते हैं अगर आईटी जनरल कंट्रोल स्ट्रांग हुए ना तो एप्लीकेशन कंट्रोल टेस्ट करो स्ट्रांग है कि वीक है। अगर अजीबोगरीब बात, अगर आईटी जनरल कंट्रोल वीक है ना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेगा एप्लीकेशन कंट्रोल ज्यादा कर दो। उसने कहा एप्लीकेशन कंट्रोल परफॉर्म ही ना करो। वो क्या, क्यों? कहता है जनरल कंट्रोल वीक है ना, एप्लीकेशन कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली वीक होंगे। अगर आपकी विंडो में कोई वायरस आ गया, प्रॉब्लम है, वो हर 2 मिनट के बाद क्रैश कर बंद कर देती है, हो जाती है, तो बाकी के सॉफ्टवेयर आपके परफेक्ट भी हो ना, वो नहीं चलेंगे। कंसेप्ट समझ रहे हैं? जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल, यही वो बात कर रहा है। भाई कुछ समझ आई आपको? चलिए, ये हमारा फिर से कंट्रोल्स की 3 टाइप्स, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, क्लियर? जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, क्लियर? और खास तौर पे उसने ये जो इफेक्ट्स ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल्स है ये आपको बता दिए। इफेक्ट क्या है? पहले क्या करना है? फर्स्ट आईटी जनरल कंट्रोल को टेस्ट करना है। अगर जनरल कंट्रोल स्ट्रांग तो एप्लीकेशन की तरफ जाए, जनरल कंट्रोल वीक, क्लियर? इस पूरे पेज के ऊपर काम की बात जो आपने याद रखनी है केस स्टडी के लिए, बाकी पढ़ना है, अभी 5 मिनट देता हूं आपको, आपने पढ़ना है, वो पढ़ना है। लेकिन काम की बात क्या है? कंट्रोल्स की 3 कंट्रोल्स की वेरियस टाइप्स हो सकती हैं। एक टाइप है एक टाइप है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, और एक टाइप है जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है? जैसे ऑडिटर प्रोसीजर की भी डिफरेंट टाइप्स है ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी हो सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी। कॉस्ट काउंटिंग में आप कॉस्ट की टाइप्स पढ़ते थे, फाइनेंशियल काउंटिंग में एसेट्स की टाइप पढ़ते हैं, करंट एसेट वेयर, ठीक है? तो उसी तरह आईटी में कंट्रोल में आईटी कंट्रोल्स की भी तो टाइप्स होंगी। एक टाइप है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, एक टाइप है जनरल और एप्लीकेशन। मीनिंग या कंसेप्ट क्लियर है इनका? पक्की बात। अब ऐसा करना है, ब्रेक लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आपके कुछ मनोरंजन का इंतजाम भी है, वो भी साथ साथ होगा। और मीनवाइल आपने इस पेज को, कवा बिरयानी नहीं है भाई, कवा बिरयानी नहीं है, कवा पकड़ना मुश्किल होता है। अब आप समझ गए कौन सी बिरयानी है? हाँ जी। तो रीड करना है, कंसेप्ट मेन जितना समझ लिया उतना भी काफी है, लेकिन ये रीड करना है ताकि अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है वो भी आप हैंडल कर ले, लेकिन ज्यादा चांस है केस स्टडी पूछेगा। तो कंसेप्ट ओके हो गया। अब तकरीबन आधे घंटे की ब्रेक होगी, नमाज और खाने दोनों की, ठीक है? और उसके बाद फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्लियर जी? लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे पॉज कर।